हेलो ऑल। दोस्तों ईपीएफओ में ईओएओ की 418 वैकेंसीज और एपीएफसी की 159 वैकेंसीज का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो यूपीएससी ने 2 जुलाई को कंडक्ट करवाया है। और अब जो नेक्स्ट स्टेज है एग्जामिनेशन की वो है इंटरव्यू प्रोसेस। दोस्तों जितनी जरूरी हमारी रिक्रूटमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन थी उससे भी ज्यादा जरूरी हमारी इंटरव्यू स्टेज की प्रिपरेशन रहेगी, क्योंकि ये शायद मैराथन का वो लास्ट वाला हिस्सा है जहां पर अब आपने एफर्ट अगर नहीं डाले तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन कंप्रोमाइज हो सकती है। और दोस्तों एक और बात कि इंटरव्यू में जो आपका कंपटीशन है वो अब क्रीम के साथ है, मतलब बहुत सारी भीड़ जो है वो फिल्टर हो चुकी है और जो क्वालिटी स्टूडेंट थे, जो बहुत हार्डवर्किंग स्टूडेंट थे, जिन्होंने काफी मेहनत करी है, अब उनके बीच में फाइनल कंपटीशन होगा इन द इंटरव्यू स्टेज और फिर जाके आपको फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी कमी पेशी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको कुछ ऐसे की फोकस एरिया बताऊं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। मतलब इन एरियाज को आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते प्रिपेयर करते टाइम। और दोस्तों ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आपकी रिजल्ट आने के बाद शुरू होगी। दिस इज द हाई टाइम जहां पर आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और एक अर्ली स्टार्ट करके बाकी लोगों से एडवांटेज ले सकते हैं। तो यहां पर जो की फोकस एरियाज मेरे अकॉर्डिंग है फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, उनको मैंने यहां पे हाईलाइट किया है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है आपका डेफ, जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे रिजल्ट आने के बाद, जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग यू, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, योर फैमिली। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं आपसे डेफ से रिलेट होगा। तो जितना अच्छा आपने डेफ प्रिपेयर कर रखा होगा उतना इजीली आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो जो पहला एरिया मेरे अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है दैट इज योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और कहीं ना कहीं यहां से जो फॉर्म फिलिंग है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा एक स्टेप हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन इज टू नो अबाउट द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ईपीएफओ के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपने सिलेक्ट होने के बाद काम करना है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने वाले हो उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि भाई कब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, किस एक्ट के थ्रू बनी, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, इसकी एनुअल रिपोर्ट आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगेन और भी बहुत सारे एरियाज हैं ईपीएफओ के रिगार्डिंग जो आप लोगों ने कवर करने हैं। तो दिस इज द सेकंड एरिया। थर्ड एरिया जो है वो स्टैटिक नॉलेज। दोस्तों अपनी प्रिपरेशन में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट पढ़े हैं ऑलरेडी जो कहीं ना कहीं आपकी ईपीएफओ की वर्किंग से रिलेट करेंगे। आप लोगों ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा है, तो ईपीएफओ को तुम कहते हैं कि भाई वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगेन आपसे सोशल सिक्योरिटी एक्ट या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन जो आपने आईआर एंड लेबर लॉ वाला कंपोनेंट पढ़ा है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेंसी भी एक ऐसा एरिया है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप ईओएओ की इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ही अकाउंट ऑफिसर वाली रहेगी इनिशियल कुछ ईयर्स में, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो आपने जो पहले प्रिपरेशन करी है फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट उसको भूलना मत, उसको ब्रश अप करते रहो, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया वो है करंट अफेयर। तो यहां पर चौथा एरिया हमारा करंट अफेयर का इसलिए रहेगा क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक ओपिनियन लेने की कोशिश करेगा, आपका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करेगा रिगार्डिंग सम इश्यूज जो कि इस टाइम पर न्यूज में रहेंगे, तो आपको इनको भी मिस नहीं करना है। अब इन एरियाज को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले। तो जो पहला एरिया मैंने आपको बताया वो है अबाउट ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब मैं ईपीएफओ की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ क्लियर कट पॉइंट्स आते हैं कि दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, 1952 में एक एक्ट के थ्रू बनी है। उसके बाद इसमें एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड है, देन इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये वाला है। और आपको अगेन उस पर्टिकुलर पॉइंट में भी एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पर आपको ये ना पता हो कि भाई ईपीएफओ का विजन क्या है, ईपीएफओ का मिशन क्या है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग ईपीएफओ जो आपने कवर करनी है दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ईपीएफओ, विजन, मिशन एंड फंक्शन ऑफ ईपीएफओ, कि ईपीएफओ कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है ईपीएफओ का, जॉब प्रोफाइल क्या है एपीएफसी और ईओए ऑफिसर की। दोस्तों अगेन जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छा आप क्वेश्चन के आंसर को दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि यार आप एपीएफसी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू बिकम एन एपीएफसी ऑफिसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने देना है तो आपको जितनी क्लैरिटी ईपीएफओ के बारे में होगी या एपीएफसी जॉब प्रोफाइल के बारे में होगी उतना बेटर आप अपनी एस्पिरेशंस को उस पोस्ट के साथ रिलेट कर पाओगे। दोस्तों फोर्थ जो इंपॉर्टेंट एरिया है विद इन द ईपीएफओ पार्ट वो है आपका एक्ट एंड स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय द ईपीएफओ। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, जैसे 3 एक्ट के बारे में हम जानते हैं कि भाई जैसे पीएफ एक्ट हो गया उसको ये मैनेज करता है। सिमिलरली स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम है, पेंशन स्कीम है जिसको ईपीएफओ जो है एडमिनिस्टर करता है, तो उनके बारे में एकदम क्लैरिटी और उनके बारे में आपको बेसिक प्रोविजन भी पता होने चाहिए। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिसेंट न्यूज रिगार्डिंग द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन।
अब आपको इसके लिए सर्च नहीं करना है। अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे आएंगे epfindia.gov.in, तो वहां पर होम पेज पे ही आपको व्हाट्स इन न्यूज भी देखने को मिलेगा अबाउट यूके साइड वाले पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे अबाउट अस है, तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज है, इसके नीचे आपको रिसेंट न्यूज भी देखने को मिलेंगी जो आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो ईपीएफओ के बारे में इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको गैदर करनी है, एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन इज द ईपीएफओ वेबसाइट इटसेल्फ। सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप अभी फिल करोगे। जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद आपको यूपीएससी जो है कुछ टाइम देगा जहां पर आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लगभग 1-1.5 हफ्ते का या 2 हफ्ते का टाइम होता है फॉर्म फिलिंग का, तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा। तो यहाँ पर एक तो सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कोई भी डाइसी इन्फॉर्मेशन वहां पर नहीं रखनी है, कोई भी वेग इन्फॉर्मेशन वहां पर नहीं रखनी है, और अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दो। किसी सीनियर मेंटर से जो है काउंसलिंग कर लो कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर सिटी, रिगार्डिंग योर स्टेट पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चंदेरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछ लेंगे कि चंदेरी से कौन सी चीज फेमस है, तो वहां पर आपको स्त्री मूवी का नाम नहीं याद आना चाहिए, आपको साड़ी का नाम याद आना चाहिए। सिमिलरली अगर आप सूरत से बिलोंग करते हैं, आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिटी का जो बैकग्राउंड है वो आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आप कहां से पढ़े हैं, ठीक है, किस पर्टिकुलर स्कूल से पढ़े हैं। जैसे अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इस स्कूल का बैकग्राउंड बताइए, किसने स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन स्कूल, या फिर केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूछ सकते हैं अगर आप केवी बैकग्राउंड से हैं। तो जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, स्कूलिंग हो गई, फिर आपके मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपकी ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपने बीटेक ही क्यों चूज किया, और इंजीनियर बनने के बाद आप एपीएफसी में क्यों आना चाहते हो। तो दिस इज द एरिया जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो जितनी क्लैरिटी आपको रहेगी इन पर्टिकुलर एरियाज की, उतना अच्छा आप आंसर दे पाएंगे। देन अबाउट इनसिक्योरिटीज एंड आउटलायर्स इन द डेफ। दोस्तों कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जो हमारे डेफ को ना नेगेटिव जो है बना रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पिछले 2 सालों से आपने क्या किया, और आप में से अगर कोई बच्चा 4 साल से यूपीएससी से प्रिपेयर कर रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं 4 साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। दीज आर बेसिकली गैप ईयर्स, जिनको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि आपको जो है कोई झूठ जवाब देना है कि नहीं मैं जबरदस्ती जॉब कर रहा था, ऐसा नहीं। आप कोई एक अच्छा जो तरीका है वो फ्रेम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करने का कि लास्ट 4 सालों से मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है। देन अगेन इंपॉर्टेंट एरिया इज अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप में से कोई आदमी जॉब प्रोफाइल का है, ठीक है, ऑलरेडी वर्किंग है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मान लो वो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, अगर मान लो आप बैंकिंग एम्प्लॉय हो और आप एपीएफसी का एग्जाम क्लियर कर चुके हो, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, बैंकिंग लाइफ काफी अच्छी है, तो अब आप एपीएफसी में क्यों शिफ्ट करना चाहते हो। या फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपनी बैंकिंग नॉलेज को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे अपनी एपीएफसी की फंक्शनिंग में। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। Then another area is your hobbies and interest. Again दोस्तों बहुत क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि यहाँ पर हम हॉबी लिखते टाइम ना कुछ भी लिख देते हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूँ कि आपने लिख दिया कि भाई मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो ये म्यूजिक बहुत ही जर्नल टर्म है। अब यहाँ पर आप अगर अपने आप को इंटरव्यू में बेहतर जो है पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसको और स्पेसिफिक बना दो। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द क्लासिकल म्यूजिक। अब क्लासिकल म्यूजिक पे आपने क्वेश्चन का दायरा कम कर दिया, आपने थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया क्वेश्चन जो आपके ऊपर टूट के पड़ने वाले थे। तो अगेन आप जैसे बोल सकते हो कि मेरे को पॉप म्यूजिक पसंद है, या फिर मुझे ए आर रहमान के सॉन्ग्स पसंद है। जब ये चीजें स्पेसिफाई करते हो तो आपके पास प्रिपरेशन का भी जो दायरा है वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट ए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। उसके जो थर्ड एरिया है दैट इज स्टैटिक नॉलेज। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमने पढ़े हुए हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी कर ली तो वो बुक्स आप पैक करके रख दो, अब वो दोबारा काम नहीं आएंगे, दोस्तों काम आएंगी, और प्रिपेयर भी करना है उनके लिए। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आईआर एंड लेबर लॉ, ठीक है। देन बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, जो कि आपकी जॉब का पार्ट रहेगा। सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स एंड स्कीम, और इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखी है क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी करंट हैपनिंग है जो इन पर्टिकुलर फील्ड से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे इस टाइम पर फ्लड सिचुएशन है तो आपसे पूछ सकते हैं फ्लड के बारे में क्वेश्चन। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई ज्योग्राफी तो सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो करंट हैपनिंग प्लस आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो रिलेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच में इशू चल रहा है तो देखिए ना इसका क्वेश्चन। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपको जो आंसर देना है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक और बहुत ही अनबायस्ड ओपिनियन के फॉर्म में देना है। ऐसा ना हो कि आप एक पर्टिकुलर साइड ही लेने लग जाओ, वो गलत हो जाता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज द करंट अफेयर।
दोस्तों करंट अफेयर में भी हम चीजों को जो है स्पेसिफिक बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो इशू बेस्ड करंट अफेयर पे काफी पूछे जाते हैं। अब इशू बेस्ड क्या है, फॉर एग्जांपल कोई जो है इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे रिसेंटली अगर मैं आजकल की बात करूं तो बंगाल में जो पंचायत इलेक्शन हुए वहां पर काफी हिंसा हुई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाकी भाई लोकल लेवल पे अगर इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है तो हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, अगर आप वहां पर कोई ऑफिसर होते तो आप किस तरीके से मैनेज करते, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन दोस्तों आपको जो है अपने स्टेट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स को कवर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मणिपुर से बिलोंग करते हो तो मणिपुर में जो काफी इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपसे आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहां पे जो हैपनिंग्स चल रही हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र दे कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट द पॉलिटिकल टसल जो वहां पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम पास्ट 3 मंथ, दोस्तों जो लेटेस्ट 3 मंथ है उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे लास्ट टाइम जब इंटरव्यू हुआ था ईओ का 2021 का, जो कि 2022 में एक्चुअल में हुआ था, तो वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए। तो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक करंट अफेयर आएंगे, आपसे कहीं के भी करंट अफेयर वो पूछ सकते हैं। देन वुमेन एंड लेबर सेंट्रिक इश्यूज, क्योंकि अगेन ईपीएफओ की प्रोफाइल का पार्ट बने गए। एंड बायलैटरल एंड इंटरनेशनल न्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो स्पेसिफिकली बोला कि उनका पूरा इंटरव्यू ही आईआर पे चला था। अब आईआर एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है, वो इंटरनेशनल रिलेशन है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन वही पूछेगा कि भाई यूएसए इंडिया की रिलेशनशिप के बारे में बताओ, रशिया यूक्रेन वॉर के इंडिया के इंपैक्ट को जस्टिफाई करो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो यहां पर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, भले ही वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दिस इज द बेसिक एरिया जहां से आप स्टार्ट करोगे। देखिए अगेन स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आपके डेफ के जो है हिसाब से प्रिपेयर होंगे, बट आपको एक ब्रॉड एरिया मिल चुका है जहां पर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। And one of the basic point to start for the interview is to start reading the newspaper। सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, प्लस अपनी पर्सनैलिटी को निखारना शुरू करो। दोस्तों ये पर्सनैलिटी आपने पहले भी जो है निखारी है ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन, क्योंकि जैसे हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं मैच्योरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज आती है, और अब वो टाइम है कि आप चीज़ों को अपने जो है एक्सप्रेशंस में लाना शुरू करो। तो अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर शीशे के सामने खड़े होकर बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने आप को लोगों के बीच में प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, अपने बारे में ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, और अपने पास एक क्रिटिक रखना बहुत जरूरी है जो हमारी पर्सनैलिटी को तराशने में हेल्प करे। दोस्तों वी आर विद यू इन दिस जर्नी। अगर आपको कोई भी डाउट है इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई भी इशू है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपना जो है डाउट शेयर करिए। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट, क्योंकि पहले भी 2021 में काफी बच्चों ने हमसे इंटरव्यू गाइडेंस ली है एंड मोर देन 116 प्लस सिलेक्शन वर देयर। तो यू कैन बी द नेक्स्ट ईओ और एपीएफसी ऑफिसर। तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके पास है, you can share your views. This is all from my side. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.